हेलो कॉन्फैक्ट्स। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड चैप्टर थर्ड फंडामेंटल राइट्स पे बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिटीजनशिप के ऊपर बात की थी और उससे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ स्टेट्स और वो जो बेसिक फंडामेंटल्स कुछ हैं वो मैंने आपके सामने रखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। इसमें आर्टिकल जो है आपका 12 से लेकर 35 तक हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आर्टिकल 11 तक आपको बता दिए थे। आर्टिकल पार्ट 1 के अंदर जो है आपका जो हम यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में बात कर रहे थे, उसमें 4 आर्टिकल आते हैं, 1 2 3 4, आर्टिकल 1 2 3 4। और सिटीजनशिप वाले में जो है आपके 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे आर्टिकल्स आते हैं उसके अंदर। इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले आर्टिकल के अंदर बता रखा है कि यूनियन और मतलब कि हमारे देश, मतलब जो इंडिया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारा जो फीचर है, नेचर है, उसका क्या मतलब है मैंने आपको सारा समझाया था, आप लास्ट क्लास में जाके देखेंगे। आर्टिकल 12 में मैंने बताया था किसी और अदर स्टेट को एक्वायर करना है तो आप वो कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के अंदर मैंने बताया था कि जो हमारे पास स्टेट आ गए हैं, जो टेरिटरी आ गई है, उसमें कुछ एडिशन करना है, कुछ सब्सट्रैक्शन करना है आपको, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 में बता रखा है कि आर्टिकल 3 में सब्सट्रैक्शन और एडिशन का मतलब हो गया कि किसी भी स्टेट का एरिया, नेम और बाउंड्री जो है अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपका जो है आर्टिकल 4 के अंदर ये बता रखा है कि अगर आप आर्टिकल 2 और 3 में अगर जो भी कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको आर्टिकल 368 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो है आपका क्या है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के अंदर जो है आर्टिकल 5 बताता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा था। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि अगर आपने जो है इंडिया में बर्थ, आपका अगर इंडिया में बर्थ हुआ है आपका, या डिसेंट आपके यहाँ पे हैं, या आप पिछले 5 साल में भारत के अंदर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कंडीशन थी, आप उसमें जाके देखेंगे। आर्टिकल 6 में ये था कि जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं उनको जो है 19 जुलाई 1948 के बाद जो है सिटीजनशिप दे दी जाएगी 6 महीने के अंदर में। उसका साथ में भी ये बता रखा था जो पहले इंडिया में थे फिर पाकिस्तान चले गए तो फिर पाकिस्तान से इंडिया वापस आ रहे थे तो उन लोगों को भी जो है सिटीजनशिप जो है दे दिया जाएगा 180 दिन के बाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इनके लिए जो है वही है, एक परमिट का भी एक डेडलाइन इनके लिए भी रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसका आर्टिकल 8 में बता रखा था कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड है, ठीक है, तो वो भी चाहे तो इंडिया के अंदर सिटीजनशिप के लिए डिमांड कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। आर्टिकल 9 के अंदर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 9 में अगर किसी और फॉरेन स्टेट का अगर आप सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो तो इंडिया की सिटीजनशिप आपके हाथ से चली जाती है। हमारे यहाँ पे डबल सिटीजनशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। भारत में भी, भारत के अंदर भी अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे भी डबल सिटीजनशिप नहीं है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। और आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ और यहाँ दोनों का लेके बैठेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके आर्टिकल 10 में बता रखा है कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम जो कि सेडिशन की कैटेगरी में नहीं आता, मतलब कि देशद्रोह या राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता, तो आपका सिटीजनशिप कोई नहीं छीन सकता। ठीक है ना, आप बेफिक्र रहे उसको लेकर। और आर्टिकल 1 में बता रखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, सिटीजनशिप के ऊपर कानून बना सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसको काफ़ी बार अमेंड किया गया है 1986 में। उसके बाद आपका जो है 1992 में, उसके बाद जो है 2003 के अंदर, उसका 2005 में, ठीक है, उसका 2015 में और उसका 2020 में। इतनी बार ये अमेंड हो चुका है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 5 कंडीशन बता रखे सिटीजनशिप को एक्वायर करने की, जिसमें एक हो गया बर्थ, दूसरा हो गया आपका डिसेंट, तीसरा हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, चौथा हो गया नेचुरलाइजेशन और 5वां हो गया किसी स्टेट को अगर सरकार एक्वायर करती है तो उनके सारे लोगों को जो है, वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबको हम क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है किसमें बता रखी है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। पहले सिर्फ इसके अंदर बर्थ होता था, लेकिन बर्थ के बाद कह दिया कि बर्थ जो हुआ है बच्चे का, उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। उसके बाद जो है जहाँ पर डिसेंट में से पिता हुआ करते थे वहाँ पर माता ऐड कर दिया गया था 1992 के अंदर। मैंने आपको ये भी बता दिया था 1992 में क्या था शायद, हाँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें अमेंड हुई थी, क्या नहीं हुई थी। वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बताई है। आप डिटेल में जाकर जो है वो पूरी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 2020 के अंदर जो सीएए के ऊपर जो इतना बवाल हुआ था, इतना जो विवादित रहा था ये पूरा साल और ये पूरा का पूरा एक्ट, इसका क्या कारण था, तो मैंने आपको बताया था कि 1986 में आसाम के अंदर राजीव गांधी जी ने वहाँ पे लोगों से वादा किया था कि हम यहाँ पे एनआरसी करवाएंगे और जो भी एनआरसी से बाहर होगा
जो भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से बाहर होगा, हम उन सबको जो है यहाँ से जो भी घुसपैठिए होंगे या जो भी यहाँ पे शरणार्थी होंगे उनको वापस हम उन्हीं देश में भेजेंगे जहाँ से वो आए हैं। और जब ये एनआरसी करवाई गई, एनआरसी जो है लगभग आपकी ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे कहते हैं कि कंप्लीट हुई थी, और जब कंप्लीट हुई तो 19 लाख लोग जो थे आसाम के वो एनआरसी से बाहर थे। 19 लाख लोगों को निकालने के लिए सरकार को योजना बनाना था, सुप्रीम कोर्ट का दबाव था, ऐसा सरकार का कहना था। तो सरकार जो है वो क्या सिटीजनशिप के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आई और उसने कहा कि हम क्या करेंगे, हम भारत के अंदर क्या करवाएंगे, हम भारत के अंदर एनआरसी करवाएंगे। हालांकि आपने देखा होगा इसके ऊपर बड़ा विवाद रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि हम सिर्फ सीए के कानून को लेकर आए हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे थे कि देश में एनआरसी होगी। तो एक विवाद चलता रहा और इसकी वजह से जो है उसके बाद उस सीए और एनआरसी में क्या था कि एनआरसी के अंदर ये था कि जो भी घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, और साथ में भारत के बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अगर कोई भी नॉन मुस्लिम में कौन कौन, आपके हिंदू में जो भी हो गए सारे हिंदू हो गए, या आपके सिख हो गए, ठीक है, हिंदुओं में जितने भी कैटेगरीज के हैं वो सारे के सारे जो हैं, वो जितने भी लोग अगर इन देशों के अंदर, इन 3 देशों में पाए गए हैं, तो वो सब अगर घर वापसी करना चाहे, वतन वापसी करना चाहे, तो उन सबको भारत सरकार क्या करेगी, सिटीजनशिप देगी। यहाँ पर मुस्लिम वर्ग जो है वो नाराज़ हो गया, उसको लगा कि भाई हिंदुओं को ही क्यों मौका दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। और ये जो सीए है, ये जो एनआरसी है, ये धर्म के आधार पे, धर्म देखकर जो है लाया गया है। यहाँ पे धर्म देखकर नागरिकता दी जा रही है, और एक डर का माहौल बनाया गया पूरे देश के अंदर कि जो एनआरसी के अंदर अपनी एनआरसी करवाएगा और कोई डॉक्यूमेंट किसी चीज़ की वजह से अगर थोड़ा सा भी कमी हुआ तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, और नागरिकता ना मिलने की वजह से हो सकता है उसे देश निकाला करना पड़े। बाद में हो सकता है कि अगर मान लो देश निकाला नहीं भी किया तो भारत में रहकर उसको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी जो सरकारी जो पॉलिसीज़ आती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती है, उसके अंदर उसे किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं दिया जाएगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, उसको सरकारी किसी भी मतलब कार्यालय के अंदर जो है कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो है एक माहौल तैयार किया गया, लेकिन इसके विपरीत था ये। लॉजिक भी सही था सरकार का लॉजिक था कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो अगर हम मुस्लिम भी कह देते कि मुस्लिम भी जो हमारे यहाँ पे अगर आएगा तो हम उनको भी सिटीजनशिप अगर दे देंगे, तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, मुस्लिम्स हैं। वो सारे के सारे मुस्लिम्स, क्योंकि भाई इन तीनों देशों के अंदर, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और लगभग कभी कभी बांग्लादेश में भी जब मिलिट्री रूल वहाँ पे हो जाता है तो कहीं ना कहीं अस्थिर देश हैं तीनों। उसमें खैर बांग्लादेश को तो चलो हम एक टाइम के लिए उतना नहीं कहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो काफ़ी अस्थिर देश हैं। वहाँ पे इकोनॉमी डाउन रहती है, सोसाइटी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, पॉलिटी तो खैर स्ट्रांग है ही नहीं। वो तो आपने देखा ही होगा भी अफगानिस्तान में पिछले 20-25 साल 30 साल से क्या चल रहा है। तो ऐसे में अगर मान लो कि कोई मुस्लिम यहाँ का चाह रहा है कि यार मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और मैं किसी दूसरे देश जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए इंडिया आना आसान हो जाता है। इसके बाद अगर मुस्लिम को भी इस कैटेगरी में डाल देते तो उनके लिए भारत में आना बड़ा आसान होता। तो इसी वजह से जो है नॉन मुस्लिम्स को ही सिर्फ कहा गया कि नॉन मुस्लिम्स ही अगर आएंगे, क्योंकि नॉन मुस्लिम यहाँ पे होंगे भी तो कितने होंगे, और बताया जा रहा है कि उनका जो है परसिक्यूशन किया जा रहा है वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि यहाँ पर जो मुस्लिम जहाँ से शुरुआत हुई थी मुस्लिम की, आज वहाँ से 3-4 गुना आगे उनकी पॉपुलेशन हो चुकी है। लेकिन जो वहाँ पे हिंदू हुआ करते थे, उन हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है बिल्कुल डिक्रीज लेवल पे आ चुकी है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि वहाँ पर हिंदू उतने सेफ़ नहीं है, और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनको सरकार जो है वो क्या देगी, नागरिकता देगी। तो सरकार का ये पक्ष था। और भाई आपको पता होना चाहिए, चाहे भले बाकी इन सब पे बात नहीं करते ये, बट ये रियलिटी है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के पक्ष में जो है वो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है, और रहना भी पड़ेगा भाई। भारत में अगर आपको सरकार बनानी है तो आप मेजोरिटी को तो ना छोड़ देंगे, तो कोई भी दल हो तो वो तो जाहिर सी बात है टिल्टेड रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से भाई ऐसे मामले में उनको दिख रहा था साफ साफ कि जो भी हिंदू वहाँ से आएंगे, या यहाँ जो इंडिया में जो हिंदू है, जो उन हिंदुओं के प्रति जो अपनी सहानुभूति रखते हैं, उनका वोट बैंक पूरी तरह से सरकार के पास आएगा, पूरा सपोर्ट सरकार को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का एडवांटेज हो रहा था यहाँ पे। तो सरकार ने भी सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और जब भी ऐसी चीज़ कोई आती है तो सरकार इसमें पीछे हटती नहीं है, वो लगातार मतलब वो मौका देखते ही कानून बना देती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक तरह से कि यही था CAA NRC का एक्ट। वो तो शुक्र है नहीं, शुक्र भी वाली बात भी नहीं बोल सकते, लेकिन सरकार की तरफ से अगर मैं बोलूँ कि ये शुक्र की बात है कि कोरोना आ गया। नहीं तो आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट पे सब मुस्लिम सही से जम गए थे। उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि या तो ये कानून रहेगा और या तो फिर हम रहेंगे। कानून नहीं रहता मतलब क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका निकाल ही लेती है। सरकार ने मौका नहीं निकाला तो यहाँ पे हेल्थ का इशू बना दिया, कोरोना फैल गया था। वरना शाहीन बाग से महिलाएं कहाँ हट रही थी, सरकार के पसीने छूट गए थे, लेकिन फिर भी नहीं हटा पाई। दिल्ली में दंगे तक हो गए इसकी वजह से। हम लोगों ने तो ज़्यादा दर्द सहा है, तो हम तो ज़्यादा चीख कर बोलेंगे इसके ऊपर। एक बैड मैनेजमेंट। आप CA लाओ, NRC लाओ, जो लेके आना है आपको कानून लेके आओ ना यार, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पहले लोगों को कम्युनिकेट तो करो।
आधे से ज़्यादा लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को सीए की फुल फॉर्म नहीं पता। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई लॉ को बेहतर तरीके से जो है पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि पहले कानून को सही से पढ़े समझे और तब प्रोटेस्ट के लिए उतरे। तो दोनों ही तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं, और प्रोटेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट की एक साइट होनी चाहिए, प्रोटेस्ट का एक तरीका होना चाहिए। ये तरीका बहुत ओल्ड वर्जन हो गया कि आप प्रॉपर्टी जला दें, आप सड़कों को ब्लॉक कर दें, आप बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दें, पुराने तरीके हैं सर। हालांकि इन तरीक़ों से अभी भी काम चल रहे हैं, लेकिन ये तरीके ठीक नहीं हैं। जब इतना आपके पास जब फोकस है, इतनी मीडिया है, इतना कैमरा है, इतना आपके पास मतलब आपके पास जो है इतने सारे संसाधन है अपनी बात को रखने के, उसमें आप अगर इस तरह के तौर तरीके से अगर चलेंगे, हिंदुस्तान मतलब किसी भी देश की डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका, जुडिशरी आपकी न्यायपालिका, और चौथी होती है मीडिया। जब ये 4 में से कोई एक भी पिलर ऐसे, तो कोई एक भी पिलर अगर मान लो कि काम ना करे तो देश के अंदर लोकतंत्र का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतुलन से बाहर आ जाता है। लेकिन आपने देखा हो कि ये चारों में कई हद तक चारों के चारों में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया कि भाई शाहीन बाग से लोग जो है सड़कों से खाली हट गए और जो है प्रोटेस्ट की साइड पे जाके प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी ने नहीं माना। मतलब माना इन द सेंस कि मगर कहीं ना कहीं इमोशनल सिंपैथी सामने ज़्यादा आके खड़ी हो गई। एग्जीक्यूटिव समझा नहीं पा रहा था महिलाओं को, लेजिस्लेचर का कानून समझ में नहीं आया लोगों को, और मीडिया आपको पता है, मीडिया में ये हाल है कि आप न्यूज़ चैनल्स को देखकर बड़े आसानी से क्लियरिटी से आप बड़ी आसानी से इस बात को क्लियर कर लेंगे कि कौन सी मीडिया, कौन सा न्यूज़ चैनल किसको सपोर्ट करता है और कौन सा न्यूज़ चैनल किसको सपोर्ट करता है। क्लियर कट है यहाँ पे। आपने आज की डेट में न्यूज़ चैनल्स को देखकर आप इजीली अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करने वाली न्यूज़ चैनल है। इस तरह से धरे में बढ़ चुकी है। और जब चारों के चारों पिलर जब डेमोक्रेसी की वीक हो जाती है, तब जाके 5वां पिलर इसके बीच में आता है, एंड दैट इज सोशल मीडिया। भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप खुलकर प्रोटेस्ट करो। आज की डेट में आपके पास 5वां पिलर है, दैट इज सोशल मीडिया। जो मुद्दे मीडिया सही से नहीं उठा पाती, जिन चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तक वो बात नहीं पहुंच पाती और वहाँ बात नहीं हो पाती, जिन पर सरकारें अपनी नज़र नहीं बना पाती, जहाँ पर जो है प्रशासन अपना काम सही से नहीं कर पाता, उस जगह पर आकर रुकता है सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि अपनी बात को जो है कहीं से भी किसी भी जगह से अपनी बात को कहकर जो है और कहीं तक पहुँचाया जा सकता है। आप लोग भी कहाँ पे हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को तो मेरी बात पहुँच रही है ना, किसके माध्यम से? सोशल मीडिया। एंड दिस इज़ द पावर इन योर हैंड। आपके हाथों में है ये पावर। अपने ओपिनियन से, ये फालतू ओपिनियन मत देना, जेन्युइन ओपिनियंस। आपके जेन्युइन ओपिनियन से जो है आज की डेट में एक डिस्क्लेमर क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर, और इससे जो है सरकार को डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, सरकार को झुकना पड़ रहा है। आप देखो रेलवे के लिए प्रोटेस्ट हुआ, ये ट्वीट क्या है? ट्वीट सोशल मीडिया से तो हुए ना। रेलवे के लिए जो प्रोटेस्ट किया वो कहाँ से हुआ? ट्वीट से हुआ। इससे पहले अग्निपथ को लेकर जो इतना, अग्निपथ तो खैर गलत डायरेक्शन में चला गया, बट फिर भी एक तरह से मैं बोलूँ एक बात, तो अपनी बात को आपने रखी कहाँ से रखा? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया इज़ अ बिग पावर। तो प्रोटेस्ट के थोड़े तरीके बदलने चाहिए। प्रॉपर्टी हमारी नुकसान में आती है, ठीक है। सड़कों पे अगर आप आ जाएंगे तो सड़कें ब्लॉक होती है, तो हमारी ही ब्लॉक होती है और किसकी ब्लॉक होती है? जाने आने में दिक्कत हम ही को होती है, ठीक है। और भाई साहब दिक्कत छोटी मोटी नहीं होती। आप लोगों के लिए लग रहा होगा आपको छोटी मोटी दिक्कत है। एक कपल की कहानी आपने पता नहीं सुनी थी, कौन से वाले केस में था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद CNRC के केस में था कि एक कपल पिछले 3-4 साल से जो है लगातार प्रयास में था, उसको बेबी नहीं हो रहा था, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। 4 साल बाद जो है उसको एक बेटा हुआ और बहुत खुश थे वो दोनों के दोनों कपल। लेकिन 6-7 महीने का ये होगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। डॉक्टर से पता लगवाया कि भाई आखिर क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बताया कि उसके हार्ट में जो है होल, मतलब कि छेद है, उसके दिल में छेद है, उसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और बड़ी मशक्क़त के साथ जो है उसने किसी तरीके से अरेंजमेंट करके जो है पैसे और टाइम का दोनों का अरेंजमेंट करके डॉक्टर से भागा दौड़ी करके जो है टाइम लिया।
पता नहीं शायद यही प्रोटेस्ट था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, या एग्जैक्ट मतलब प्रोटेस्ट याद नहीं आ रहा। और हॉस्पिटल ना पहुंच पाने की वजह से उसका बच्चा मर गया। इट वॉज अ इंसिडेंट इन बिटवीन। तो वो जो औलाद उस माँ बाप ने खोई है, उसका दर्द शायद उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। मैं भी नहीं समझ सकता, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी। मैं अनुभव कर सकता हूँ, अनुभूति नहीं कर सकता। तो अब थोड़े तरीके बदलने पड़ेंगे। सो दीज वर द पास्ट दैट वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए नहीं, ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लाइफ के लिए समझ लेना, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए समझना है। लाइफ के लिए समझ में आ गया तो एग्ज़ाम के लिए तो समझ ही जाओगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आपके मौलिक अधिकार, आपके मूल अधिकार। आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, 1947 से पहले जब देश में लोकतंत्र ने अपने कदम नहीं रखे थे, ठीक है। अगर देखें 1947 से पहले अगर हम देखें, थोड़ा पीछे और पीछे जाके देखना, आसपास का मत देखना, 400-500 साल पहले देखो, दुनिया भर का एक साथ उठा के देखो और भारत का भी देखो। जब दुनिया भर में राजतंत्र हुआ करता था, जब राजाओं का शासन होता था, जब बादशाह का शासन हुआ करता था, सुल्तान का शासन हुआ करता था हिंदुस्तान और बाकी दुनिया के कोनों में, उस वक्त जो है ये जो प्रोटेस्ट वाली भी बात बोली, ये सब आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे। ये जो सरकार के खिलाफ जो है आप नारेबाजी करने लग जाते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं और पूरा हुजूम उतर के आ जाता है आपका। ये सब उस जमाने में संभव था कभी? अगर ये सब चीज़ें उस वक्त संभव होती तो आपको लगता है कि ये हाथ काटना, पैर काटना, इस तरह के सजाओं को मुकर्रर किया जाता? आपको लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के, अगर इस तरह का, अगर आपके पास कहीं ना कहीं अगर एक वे आउट होता, एक रास्ता होता, अगर आपके पास अपनी आवाज़ बुलंद करने का अगर रास्ता होता, तो आपको लगता है कि एक सिंगल पर्सन जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबको अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है, उसके एक तुगलकी बयान के बाद जो है आप सब लोगों की ज़िंदगी मौत में कन्वर्ट हो जाए, या आपकी मौत भरी ज़िंदगी खुशी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तुगलकी जो फैसला है, ऐसा कभी कोई दे पाता? कभी नहीं। जब देश आगे बढ़ा उन राजाओं के दौर से, बादशाहों के दौर से, इंसान को कुछ समझते ही नहीं थे ये लोग। छोटी छोटी बात पे जो है सजाए मौत। आप देखो गयासुद्दीन बलबन की सुनो, हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी हो, लेकिन इसको फांसी पे चढ़ाओ यार। बोला मालिक हुआ क्या? अरे कुछ नहीं यार, ये पीला कलर का कपड़ा पहन के आया, चमक बहुत मार रहा है। इतनी सी बात पे लटका दिया उसको। इतनी सी बात के ऊपर और लटका देते थे। ये कोई ऐसा नहीं, कोई मैं वैसे इमेजिनरी बता रहा हूँ, इट्स अ रियलिटी। ऐसे ही खाने में खिलजी गए, सही से खाना नहीं परोस पाया उसका रसोईया, तो उसको लटका दिया। जरा सी बात के ऊपर लटका दे रहे हैं और कुछ कह भी नहीं सकता। वो कुछ करेगा गलत, और गलती है नहीं, कुछ अलग समझ लिया गया है राजा बादशाह के द्वारा और सुल्तान के द्वारा। वो समझाना चाहे कोई दूसरा तो वो भी समझा भी नहीं सकता। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में उसने अपने मन की बात अपने मन में रखनी शुरू कर दी और कुछ अच्छी एडवाइस भी दे सकता। ये इतिहास में आप देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का ये कैरेक्टर कि उसको कोई कुछ भी समझाए, अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझता था वो कि उसको कोई कुछ भी समझाए वो समझने को राजी नहीं था। इसलिए आप देखेंगे इतिहास में उसको सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख राजा के तौर पे देखा गया है। बुद्धिमान जिसको सारी भाषाओं का ज्ञान, लेकिन मूर्ख इतना कि एक का ज्ञान इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में लोगों ने शांत रहना स्टार्ट कर दिया। हर हिंदुस्तान की बता रहा हूँ मैं, आप हिंदुस्तान की भी, बाकी की भी। यूरोप के अंदर यूरोप वालों ने शुरू में बताना स्टार्ट किया। ऐसे तो हमारे वालों ने अच्छा बता दिया था। हमारे यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो है 9 रत्न हुआ करते थे, तो उनमें एक रत्न थे वाराहमिहिर। तो वाराहमिहिर ने बहुत पहले कह दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है
और चंद्रमा पृथ्वी के, बहुत पहले कह दिया था। सरकमफेरेंस जो है, जिसे आप परिमाप कहते हैं, परिमाप के बारे में कितना डिस्टेंस है नॉर्थ से लेकर आपका ईस्ट से लेकर और आपका वेस्ट तक का, या सॉरी वेस्ट ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पहले बता दिया था अर्थ का पूरा परिमाप आपके आर्यभट्ट ने। लेकिन हमारी वाली बात पहुंच नहीं पाई ज़्यादा दूर तक, हमारी भारत तक ही रह गई। बाद में पहुंची थी अरबों के टाइम पर, लेकिन उससे पहले ही यूरोप वालों ने पहले कह दिया कि भाई सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब भाई पादरियों ने कहा था, जैसे कि टॉलमी ने कहा था कि भाई सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ही वॉज अ फादर ऑफ अ चर्च के एक फादर थे टॉलमी। इन्होंने कह दिया कि सूरज जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है और ये पृथ्वी जो है चपटी है। अब इससे दो चीज़ें हो गई। इसने कह दिया कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट सीनोसेंट्रिक, रादर दिस वर्ल्ड इज़ जियोसेंट्रिक। उन्होंने कह दिया कि ये दुनिया का जो केंद्र है वो पृथ्वी है और ना कि सूरज। दुनिया भर के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार है, इस पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी जो है चपटी है। हमने कभी दिमाग नहीं लगाया, मतलब हमने इन द सेंस यूरोप वालों ने, और उसके हिसाब से उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, यूरोप वालों ने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। 800 सालों तक ये बात मानी गई कि भैया टॉलमी जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और शुरुआत के दिनों में सबको यही लगा कि जो है पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। फादर था, फादर के अलावा फादर के सामने कोई क्या बोले। जो फादर ने ये बात बोली तो सबको मानना ही पड़ेगा कि हाँ भाई होता होगा ऐसा। इससे नुकसान क्या हुआ? पृथ्वी चपटी है ये बात कह दी, लोग जहाज ले आने से डर गए कि लोगों को लगा कि यार हम जहाज अगर यहाँ से ले जाएंगे और पृथ्वी अगर चपटी है, ना कि ये गोल है, गोल नहीं है। गोल में तो ये होता है कि जहाज यहाँ से लेके जाओ तो ऐसे घूम के वापस ऐसा आ जाता है। इनने कहा चपटी है, चपटी है तो इसका मतलब कि जहाज यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो लोग जहाज लेकर गए ही नहीं, लोगों ने जहाज लेकर जाना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आस पास में ही कर लो, इतना ही काफ़ी है, बस इससे ज़्यादा दूर मत जाओ। जियोसेंट्रिक दुनिया को बताने के चक्कर में क्या हो गया कि सूरज के ऊपर एक सोच कर, दिमाग लगा कर जो हम इन्वेंशन कर सकते थे वो इन्वेंशन हमने करने बंद कर दिए। और फादर का इतना प्रकोप कि कोई एक शब्द नहीं बोल सकता उनके आगे, और अगर किसी ने बोल दिया तो फांसी की सज़ा बहुत आसान थी उस वक्त देनी। इस वजह से कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं की बोलने की फादर के आगे। उसकी वजह से क्या, बाद में आप देखेंगे कॉपरनिकस आए, कॉपरनिकस ने टॉलमी के इस सिद्धांत को जो है गलत साबित किया। उनने कहा कि नहीं 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 नहीं, सूरज लगाती है पृथ्वी के चक्कर, फालतू कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बाद में देखेंगे कॉपरनिकस के बाद आपका केपलर आए, केपलर ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे थे कॉपरनिकस, सूरज के चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, और वो भी एक एलिप्टिकल पाथ पे, मतलब अपने ऑर्बिट पे लगा रहा है, और सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं और कोई एक दूसरे के ऑर्बिट से बाहर नहीं आ रहा, एक दूसरे के कक्ष से बाहर नहीं आ रहा। और बाद में इसके बाद हुआ क्या, कॉपरनिकस को फांसी हुई। केपलर जिंदगी भर उसी डर से जो है सहमे हुए कभी बोला नहीं। और गैलीलियो गैलीली ने बाद में टेलीस्कोप बनाकर जो है इन्वेंशन करके, और उसने दिखा दिया कि वाकई में सूरज एक जगह पर सेंटर्ड है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने पूरी ज़िंदगी कभी किसी को नहीं बताया, इसी डर से, जो हाल कॉपरनिकस का हुआ वही केपलर का हुआ, कहीं वही हमेरा ना हो जाए। बाद में किसी तरह से लीक हो गई इनकी बातें, तो चर्च को पता चल गया, तो इनको नज़र बंद करके रखा गया। और बाद में जो एडविन हब्बल ने
यूनिवर्स टेलीस्कोप बनाया, तब जाके बात ये क्लियर हुई कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे यार ये तीनों के चारों। और जब रेनेसेंस आया यूरोप के अंदर, तब माना गया कि हाँ भाई ये जितने भी लोग कह रहे थे बात सही कह रहे थे, ये कोपरनिकस, केपलर और ये गैलीलियो गैलीली, इनकी बात को 300-400 साल बाद जाके माना गया। और इसी वजह से साइंस जो है वो 200-300 मतलब कह सकते हैं कि 2-3 हज़ार साल जो है पीछे चला गया अपने आप में। अगर यही इनकी बात मान ली गई होती, इन्हें बोलने का अधिकार दे दिया गया होता, अगर अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया होता, तो शायद हो सकता है कि साइंस जो है वो 1000 साल पहले ही पता चल जाती। आज जो ये सैटेलाइट है दुनिया भर में फैली हुई, आज जो ये माध्यम है इंटरनेट, मैसेजेस, क्लाउड मैसेजिंग, ईमेल्स, मेल्स, ये सारी चीज़ें जो है आज से हमें कई हज़ार साल पहले मिल चुकी होती। पॉसिबल है। हो सकता है कि अमेरिका की खोज 1492 में ना होकर और 492 में हो जाती। हो सकता है कि इंडिया की जो समंदर वाले रास्ते की खोज थी वो 1498 में ना होकर वास्को डिगामा जो है वो, नॉट वास्को डिगामा लेकिन कोई और जो है वो 1000 साल पहले कर देता। तो इसीलिए जो है यूरोप में ये कॉन्सेप्ट फैला कि यार सबसे ऊपर जो है, सारे अधिकारों से ऊपर जो है वो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार। और मानव को किस तरह के अधिकार होने चाहिए? मानव को अपनी बात रखने का अधिकार होने चाहिए, मानव को अपने विचार को कहने के अधिकार होने चाहिए। और क्योंकि एक विचार हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, लेकिन जब बात सबके सामने आएगी, क्या पता जो आज के तत्कालिक समय और जो आपका समकालीन जो वक्त है उसके हिसाब से हो सकता है वो गलत हो, लेकिन क्या पता भविष्य में वो ठीक हो जाए। और हो सकता है कि क्या पता जो पहले ठीक है वो बाद में गलत हो जाए। लेकिन इसके ऊपर बहस, वाद विवाद करने के लिए बोलना तो आवश्यक है, अपनी बात रखना तो आवश्यक है। किसी की बात ना सुनना, ऐसे ही मार देना। कन्नेगी के पति कॉर्बलन के साथ क्या हुआ दक्षिण भारत में? उसकी बात ही नहीं सुनी गई और मार दिया गया। यही तो हुआ था ना। आप कितनी कहानियां सुनेंगे, बहुत सारी कहानियां हैं जिन कहानियों के अंदर आप देखेंगे इंसाफ जो है वो तारीख पे तारीख बोलते हुए डायलॉग में मिल रहा है आपको, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इसीलिए जो है यूरोप में ये थ्योरी चली कि भाई बोलने का अधिकार देना चाहिए, अपनी बात कहने का अधिकार देना चाहिए, ठीक है। अपनी बात कहने का भी अधिकार, लोगों को जोड़ने का भी अधिकार, उनको जो है आगे ले जाने का भी अधिकार, ग्रुप बनाने का भी अधिकार, कहीं जाने आने का भी अधिकार। और सारे अधिकार जब मानव के अंदर आएंगे तो मानव जो है अपना विकास और बेहतर तरीके से कर पाएगा। और जब मानव में ये सारे विकास होंगे तो वो सारे विकास मानव की आगे कृतियों के लिए तो महत्वपूर्ण होंगे, उनके लिए तो फ़ायदेमंद होंगे ना, ये आपके और हमारे फ़ायदे के लिए तो होंगे। तो इसी वजह से जो है दुनिया भर में फंडामेंटल राइट्स को लेकर शुरुआत शुरू हुई। यूरोप में इसलिए कह रहा हूँ कि शुरुआत यहीं से हुई है वाकई में। सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा आया। उसी को बाद में जब अमेरिका ने अपना संविधान बनाया 1776 के बाद, तो उन्होंने उस मैग्ना कार्टा को अपने अंदर ऐड किया, जो कि उनके यहाँ पे बना फंडामेंटल राइट। और जब हमने अपना संविधान बनाया तो उसी फंडामेंटल राइट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स।